नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। मुख्तार अंसारी का पंचनामा वीडियो वायरल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मृत्यु मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हुई। अंसारी का शव पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया। आयकर के 1823 करोड़ के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नोटिस प्राप्त होने के बाद लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने इनकम टैक्स ऑफिस तक मार्च किया। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल के 3 बीम भ्रष्टाचार के मसलों के कारण गिर गया। आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुख्तार अंसारी का पंचनामा वीडियो वायरल हो गया है। इसका अवलोकन पोस्टमार्टम हाउस के अंदर किया जा रहा था, जहां 5 डॉक्टरों के सामने पंचनामा किया। मुख्तार अंसारी के शरीर की गहन जांच के साथ साथ इसे वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी भी वहीं पे मौजूद थे। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मृत्यु मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हुई, जो कि दिल का दौरा है। आज मुख्तार अंसारी का शव पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया गया, जिनकी बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में हुई थी मौत। उनके अंतिम संस्कार के समय जन सैलाब देखा गया। उनका जनाजा पैतृक कब्रिस्तान कालीबाग में दफनाया गया, जहां उन्हें 7.5 फुट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 5.5 फीट गहरी कब्र में दफनाया गया। और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। इनके कब्रिस्तान में काफी परिजन चले गए हैं, जो लोग आए हुए थे वो भी चले गए हैं सारे। हाँ, वही चीज ना जो आज का ये बात हो रही, सबको मालूम है, संपन्न हो चुका है। उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जरूरत है? सिंगल कर किया है। 144 के बाद पर इतना भीड़ क्यों लग गया था? बताया ना। अंदर जिन लोगों ने कानून व्यवस्था और हुड़दंग करने का प्रयास किया है, उनकी सबकी वीडियोग्राफी हुई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ पे जो वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो समर्थकों से क्या अपील करेंगे? जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं? किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बना के रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। ठीक है। पुसौर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट पर संवेदनशीलता बरतते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर अपराध कायम के मात्र 12 घंटों के भीतर आरोपित युवक की पतासजी कर उसे दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल रात करीब 11 बजे बालिका के परिजन थाना पुसौर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने आए। बालिका की मां ने बताया कि उनकी लड़की परीक्षा समाप्त होने पर कुछ दिन पहले हॉस्टल से गांव आई थी। 22 मार्च को लड़की बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई थी।
28 मार्च को वापस घर लौटने पर बताया कि कोड़ातराई जूट मिल में रहने वाला विनेश पाव उससे मोबाइल पर बातचीत करता था। 22 मार्च को विनेश मोटरसाइकिल पर गांव आकर लड़की को शादी करके अच्छे से रखने की बात कहकर बहला फुसलाकर रायगढ़ होते छाल ले गया। छाल में विनेश जहां मुर्गी फार्म में काम करता था वहां लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। घटना के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी पुसौर द्वारा आरोपित विनेश पाव के विरुद्ध धारा 363, 366 और 376 भादवी कायम कर बालिका का मेडिकल कराया गया और आरोपी युवक की पतासजी करके गिरफ्तारी एवं न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। देवरिया जिले में घर में चाय बनाते समय रसोई गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे एक महिला समेत 3 बच्चों की मौत हुई है। मामला भलुआनी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है। बताया जाता है कि डुमरी गांव के रहने वाले शिव शंकर गुप्ता की पत्नी आरती देवी घर में चाय बना रही थी, तभी अचानक सिलेंडर फटा, जिससे आरती उम्र 35 वर्ष और उनके 3 बच्चे आंचल 14 वर्ष, कुंदन 12 वर्ष और सृष्टि 11 माह की दर्दनाक मौत हो गई। सिलेंडर फटने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सर, क्या घटना हुई है, कितनी कैजुअल्टी है? आज देवरिया जनपद में एक दुखद घटना हुई है। बलौनी थाना अंतर्गत एक डुमरी गांव है, जहां पर एक परिवार में एक महिला सुबह चाय बना रही थी, तो दुर्घटनावश गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ हुई, 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो उनको नियमानुसार कंपनसेशन दे होगा हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। डुमरी है, भलौनी से सटे गांव है डुमरी, हमारे विधानसभा का गांव है। सुबह हम लोग अभी जगे सोए, बहुत सारे लोग होंगे, तब तक खबर आई डुमरी में गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। मुखिया तो बच गया, लेकिन उनकी पत्नी सहित 3 बच्चे झुलस के मर गए। मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, डीएम एसपी सभी लोग थे, एसडीएम सीओ अभी मौके पर खड़े हैं। लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्तर पर उस परिवार के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब होगा। हम उनके दुख की घड़ी में पूरा इलाका, प्रशासन सब उनके साथ खड़ा है और बहुत दुखद है ये, मैंने बोलने की स्थिति है नहीं कि सर उनको प्रशासन जो मुआवजा होगा दिलाएंगे आप उन्हें? निश्चित तौर पर दिलाना क्या है, मतलब मिल ही जाएगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और ऐसे मौक़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी पूरा देश ऐसे मौक़ों पर खड़ा रहता है। उन्हें आत्मा को एकदम झकझोर देने वाली स्थिति है। अब मुखिया अभी आप देख रहे थे बोलने की स्थिति में नहीं है, नाते रिश्ते वो आदमी भूल गया है, क्या हादसा हुआ है वो बता नहीं पा रहा है और बोलने की स्थिति नहीं है। गिरी जी, बहुत कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में आयकर की 1823 करोड़ के नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोटिस प्राप्त होने के बाद लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने इनकम टैक्स ऑफिस तक मार्च किया, जिस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार तानाशाही दिखा रही है और विपक्ष को निशाना बना रही है। वे इसे विपक्ष दलों पर दबाव डालने का माध्यम मानते हैं। मुख्यालय पर पीएम का पुतला जलाने का प्रयास भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब विपक्ष पर हमला किया जाता है। इनकम टैक्स सीबीआई के द्वारा। प्रदेश भर में आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से 18 करोड़ 23 लाख रुपए का नोटिस आया है पेनाल्टी को लेकर। इसको लेकर
भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है वो आगे जाना चाहती है बैरिकेडिंग तोड़कर, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। ये हिटलर सरकार है, हिटलर जैसे हिटलर करता था ना, मीडिया खरीद लिया, सबको खरीद लिया, वही कर रहे हैं। ये कायदा कानून नहीं मानते। 18 करोड़ 23 लाख रुपए का कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, इनकम टैक्स ने किया, इस पर आप बीजेपी के खिलाफ 36 करोड़ है, 3,60,000 करोड़। उनसे क्यों नहीं मांगा बीजेपी से? भाई सबसे मांगिए, आप न्याय करिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज इनकम टैक्स ने 18 करोड़ 30 लाख रुपए का नोटिस भेजा है, उसको लेकर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी जगह, पूरे देश व्यापी ये प्रदर्शन हो रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। ये देखिए, साफ तौर पर पोस्टर लेकर जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर लेकर खड़े हैं। उसमें लिखा है, पोस्टर में साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा है लोकतंत्र की हत्या बंद करो, उत्तर प्रदेश सरकार कमेटी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर। तानाशाही की हद कर दी है केंद्र सरकार ने। अब इनके ऊपर जो बकाया है इनकम टैक्स का, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेस पार्टी पे अगर बकाया है तो हमारा चुनाव के समय इस तरह काम करना उचित है क्या? इस समय कांग्रेस चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, तो इस समय ऐसे काम नहीं करना चाहिए, इसके मैं निंदा करता हूँ। आप क्या कहना चाहिए? मैं सईद हसन अब्बास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ, मैं घोर निंदा करता हूँ केंद्र सरकार की, जिसने हमारा खाता सीज किया, क्योंकि ये जो बदले की कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय, इसको भुगतना पड़ेगा। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम भी वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। इन्होंने इन पर इतना बकाया है भाजपा के लोगों पर। भाजपा के लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, और पूरे देश में सांप्रदायिकता फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये पुतिन बनना चाह रहे हैं मोदी। कांग्रेस जन अपने जीवित होते हुए इनको पुतिन नहीं बनने देगा, इनको दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। कहना है कि बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट देख सकते हैं, लाठीचार्ज देख सकते हैं। वहां पर पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास कर रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, पुलिस वाले यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हटाने का काम कर रही है। देख सकते हैं किस तरीके से आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदेश भर में ज्ञानवापी को लेकर प्रोटेस्ट करा जा रहा है। इसी को लेकर आज यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता का माहौल है। उसी के बीच कांग्रेस को इनकम टैक्स की तरफ से 18 करोड़ 23 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बस्तर लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी की यात्रा के बाद पत्रकारों के साथ सरकारी तानाशाही की चिंताओं पर चर्चा की। उन्होंने दिनेश कश्यप और महेश गगड़ा जैसे स्थापित नेताओं को अनदेखा करने की आलोचना की, जबकि उन्होंने भाजपा के 400 प्लस सीटों के नारे पर चिंता व्यक्त किया। लखमा ने भविष्यवाणी की कि इस नारे के दोहराव से आउटकम में कमी होगी और भारत गठबंधन की केंद्र में जीत पर भरोसा जताया। एक गुजराती दोनों मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर, मणिपुर से लेकर बम्बई तक 6000 किलोमीटर घुमा है। और इंडिया गठबंधन इस समय जरूर सरकार में आएगा। ये 700 पार का नारा हम लोग भी भुगते चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कितना 75 पार हो गए, 35
अरे 400 वाला 200 भी नहीं पहुंचे। ये गम्मा थोड़ा कम नहीं आता हम लोग इसलिए हम लोग 11 भी नहीं बोल रहे हैं। हम चुनाव छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, हम पहले बोल के फंस चुके हैं। जिस दिन टिकट मिला रात को 11 बजे सवेरे उठकर 5 बजे उठ के मैं नारायणपुर आया, बेलूर आया, उसके बाद कोंडा गांव, परसागुड़ा, बानपुरी, बस्तर, जगदलपुर खत्म किया हूँ। शाम को घर पहुंचा कोंटा, सुकमा और 26 तारीख और 27 तारीख को परम जमा किए। उसके बाद कल भोपालपट्टनम, उसूर, नेमेड़, हवापल्ली। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल के 3 बीम भ्रष्टाचार के मसलों के कारण गिर गया। भाग्यवश घटना में कोई हताहत नहीं और एक पूर्णतः निर्माणाधीन सीमेंट पुल का निर्माण गंगा नदी पर गजरौला गांव से नरसेना तक और वीरामपुर गांव तक हो रहा है, जिसकी लागत का अनुमान लगभग 80 करोड़ रुपए है। रात के समय में 3 बीमों का गिरना, प्रत्येक में सीमेंट से भरा हुआ, उत्तरदायी संस्था के अधिकारियों को एक गड्ढा खोदकर और बीमों को दबाकर उनकी लापरवाही को छिपाने में शामिल पाया गया। हैरानी की बात है कि पुल निगम और पीडब्ल्यूडी की निगरानी में होने वाले निर्माण अधिकारियों को इस घटना की जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों ने परियोजना में निर्माण सामग्री के अवहेलना का आरोप लगाया है। गजरौला में सर एक गंगा का पुल जो है उसके 3 पिलर टूटे हुए हैं, क्या मामला है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी पर ग्राम गजरौला में अमरोहा को जोड़ने वाला एक काफ़ी बड़ा गंगा जी पर पुल बन रहा था, जिसमें कल रात में 3 स्लैब डाले गए थे। वो 3 स्लैब गिर गए हैं और टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई थी। 11 बजे रात में डाल के काम खत्म हुआ था। उसके बाद मौसम खराब हुआ था और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई घायल नहीं है। परंतु काफ़ी बड़ा पुल है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी और अगर कोई दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बताना उचित है कि ईपीसी मोड पे पुल बन रहा था और इसके गुणवत्ता की समय समय पर जांच भी कराई जाती रही है। क्योंकि कल ही 3 स्लैब डाले गए थे और रात में मौसम भी खराब हुआ है, तो ये सारा देखते हुए जांच कमेटी जो आख्या देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मौके पर सभी इंजीनियर्स मौजूद हैं और सारे लोग हैं। कोई पुल को कोई जो पिलर्स थे उनको कोई क्षति नहीं है। सर गुणवत्ता के लिए कितने लोगों की टीम बनाई गई है, जैसे गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं? उसमें सीडीओ साहब अध्यक्ष रहेंगे और एक सीएन पीडब्ल्यूडी के रहेंगे और एक सीएन सिविल इंजीनियर और भी रहेंगे, चाहे वो आरईएस के हों या सिंचाई विभाग के हों। उसमें जो भी सिविल इंजीनियर होगा उसको रखेंगे। हम लोग समीक्षा करते हैं क्योंकि 3 पिलर कल ही कास्ट पे थे और कल मौसम खराब था, तो किन कारणों से गिरा है इस जांच का विषय है। शनिवार को कांग्रेस ने दावा किया कि इंडिया विपक्षी ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली रामलीला मैदान में होगी। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए विपक्ष के कुछ कथन सुने। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के आईटी नोटिस के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर टिप्पणी की। कहा कि कांग्रेस ने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव हार लिए हैं। उन्होंने उनकी निराशा को जाहिर किया और उनकी कानून की इच्छाओं के साथ विश्वास का आलोचना किया। मौर्य ने कानून के स्वतंत्र पथ की महत्वता को जोर दिया और सवालों के बिना कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस को भी आलोचना की जो जन स्वीकृति की कमी वाली चुनावी एजेंडा को पीछा कर रही है, संकेत देते हुए कि उनकी राजनीतिक एजेंडा अक्सर अधिक हानि पहुंचाती है। अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह
केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला रैली की आलोचना की, इसे भ्रष्टाचार संरक्षण आंदोलन कहा। उन्होंने रैली के नारे को उजागर किया जो भ्रष्टाचार की सहिष्णुता की संकेत करते थे और अरविंद केजरीवाल की पकड़ में आने से जब वे परेशानी में हैं, उन्होंने भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालने की वादा करने से उनका समर्थन लेने के लिए की गई प्रतिबद्धता की आलोचना की, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। What is this rally? It is nothing but भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। When कार्रवाई takes place हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhrashtachar. And today, when he himself has gone to jail and the courts are not giving him relief, he is taking the company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi and saying, why have you put me in jail? And therefore, this is the political conversion of Arvind Kejriwal from Swaraj to Sharab, from India against corruption to justification for corruption, from sending people to jail for corruption to going to jail and not giving his resignation. इस दौरान दिल्ली कांग्रेस के चीफ अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले आगामी इंडिया ब्लॉक रैली के बारे में चिंताएं जताई। उन्होंने बीजेपी की आलोचना की क्योंकि वे अपनी प्राथमिकता को अग्रणी मानते हैं, जैसे कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के खातों को ब्लॉक करना और चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाले नोटिस जारी करना। लवली ने इसके अलावा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे वर्तमान मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के बारे में भी चिंता जताई। पार्टी की परेशानी यही है कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीज़ों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं, लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। इसी के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, ऐसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है। आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने सारे देश को साथ लेके जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, या शहीद भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में कुर्बानी दी थी, तो वो ऐसे लोकतंत्र के लिए दी थी कि जहाँ पे जो है तो फिर अंग्रेजों के राज में और इसमें क्या फर्क रहेगा। आपको लगता है कि ईडी का नोटिस कोई खबर है? जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है। हाँ। संघीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि चुनाव सिर्फ उनके बारे में ही नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी की शासन प्रणाली के उपायों का लाभ उठाने का एक मिशन है। उन्होंने वर्तमान सांसद के प्रदर्शन का महत्व और किस सरकार ने सफलतापूर्वक वित्त पोषण किया है, इसे समझने की ज़रूरत को दरकिनार किया। चंद्रशेखर ने दावा किया कि विपक्षी दल प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने से बच रहे हैं, बल्कि अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Consider the state of Tirunelveli, the situation here after meeting so many people,
to be extremely sad, and it is an issue now that is no longer for me just about an election. It is a mission for me to transform Thiruvananthapuram and put Thiruvananthapuram on a path where it can go forward and people can really start enjoying the benefits of Narendra Modi ji's governance. And today, I have launched a crowdsourcing program to decide what the mandate will be for me as a Member of Parliament to deliver to the people of Thiruvananthapuram. And therefore, it will be an extremely inclusive mandate. And TP Srinivasan, who is a very, very senior former IFS officer and ambassador, who is leading our election management committee, he will preside over this process where every citizen, regardless of age or gender or community or region, is able to or is empowered to give his or her suggestion that will then become part of the vision for our city and our district to move forward. This vision for Thiruvananthapuram is a vision that will be a vision that will bring change in everybody's life, will bring in investments, will bring in create jobs, will allow the youth of Thiruvananthapuram to get the skills to pursue those jobs, and therefore it will be a holistic vision is my expectation and my hope. So today was a launch of the website, today is a launch of the call center, and boxes like this that you see on the left will be placed all across the district in every constituency, where people can also give their written suggestions on what should be the direction that Thiruvananthapuram should go. Okay, there will be any time code or something? This program will run from today till about the 10th or 11th of April, and then it will be compiled and released as our vision for the future of Thiruvananthapuram. So the LDF and the UDF is attacking BJP with Manipur, CAA, and the financial things that state and central. So all these issues will, do you think these issues will Look, affect your election campaign? no, I have told you earlier, I have warned you earlier that this election is really about the performance of the existing MP, the seat, the MP who is an incumbent MP. This is an election to gauge which government has delivered what to the people of India and the people of the state. It is a clear choice for the voter whether they want to vote for a Congress MP who has done very little in the last 15 years, or for a CPI-CPM MP whose government today is in government in Kerala and who has now taken the economy to a situation where they have to borrow to pay borrow to pay pensions and salaries. Or do they want to support a BJP NDA candidate representing Narendra Modi ji, who has taken the country forward in leaps and bounds? So I think the choice is this, and the opposition parties don't want to discuss performance, don't want to discuss economy, they want to discuss everything else and try and create scares and fears amongst the minorities that they have done for 40-50 years. But unfortunately for them, the people of India have woken up, including the people from the communities that they consider are their vote banks. Everybody, every parent wants their child to prosper and move forward and get opportunities. And that is what we are promising, while they are promising more of the same. Sir, in a Good Friday address yesterday, Archbishop Neto has claimed that, in last 10 years, the minorities, especially the Christian minorities, the attacks have been raising against them in the country. So he is like... अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।